हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, व्यवस्थापिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है और विशेष प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, विशेषाधिकार राष्ट्रपति को जो प्राप्त है, उसी प्रकार से हम राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल एक बात साफ कर दें कि ये कहा जाता है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में राज्यपाल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल है। वो कहाँ पर है वो हम बताने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का भाग 6 चल रहा है। संविधान का भाग 6 राज्य सरकार। संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। इसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 152 से लेकर इसमें 237 तक दे रखा है। यानी कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर 237 तक, जिसमें हमने राज्यपाल की बात की। राज्यपाल की बात आज हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अगर हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 154। यानी आर्टिकल 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कार्य करेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास रहेगी? राज्यपाल के पास रहेगी। राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कार्य करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 154 में। इसी से अगर हम बात करें कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहाँ कहाँ दे रखी है, किस किस आर्टिकल में दे रखी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक आर्टिकल है जिसमें हम जानकारी देने वाले हैं, जो हम केंद्र के संदर्भ में पढ़ते हैं, वो है आर्टिकल 74। जो बात आर्टिकल 74 में लिखी हुई है केंद्र के संबंध में, वही बात इधर राज्यपाल के संबंध में यहाँ राज्य सरकार के बारे में लिखी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से हमने केंद्र के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम आर्टिकलों को सामने रखते हुए ये बताते चलेंगे कि जो बात हमने केंद्र में पढ़ी थी उस आर्टिकल में, वही बात हम कहाँ पढ़ने वाले? राज्य सरकार के बारे में एक और अन्य आर्टिकल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। ये लिखा है। फिर यहाँ ये लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। और फिर यहाँ ये लिखा है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। यही हम बात करें, यहाँ ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए
एक मंत्री परिषद होगी, और वो मंत्री परिषद किसकी होगी? राज्य की। यहाँ हम बात कर रहे हैं केंद्र के बारे में और यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्य के बारे में। थोड़ा यही समझाना है कि क्या अंतर है राज्यपाल में और राष्ट्रपति में, क्योंकि जब हमने शुरू में कह दिया है कि राज्यपाल, जैसे हमने सुना है, आपने सुना है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, इतना कहने मात्र से नहीं होता, अंतर है दोनों में। और अंतर क्या क्या है हम यही बताने वाले हैं। सेम बात लिखी है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य में मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का हेड सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। और यहाँ आगे लिखा हुआ है राज्यपाल संविधान में लिखी हुई स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर, क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखी हुई स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। क्या लिखा हुआ है? स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर। यानी ये कहने का मतलब है कि राज्यपाल के संदर्भ में स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। यहाँ अंतर दोनों में ये दिख रहा है कि गवर्नर जनरल के पास आर्टिकल 163 के अनुसार स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं हैं। यहाँ आगे ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, और यहाँ पे राष्ट्रपति लौटा सकता है। दोनों में अंतर है या नहीं है? यही अंतर है जो पेपर में आता है। और हम सोचते हैं कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यपाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद का हेड सीएम होगा। गवर्नर जनरल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर बाकी सारे कार्य किसके कहने पर करेंगे? मंत्री परिषद। और स्वविवेकीय शक्तियां तो कुछ भी हो सकती है, मंत्री परिषद के कहने पर कार्य करेंगे। और यहाँ ये लिखा हुआ है गवर्नर जनरल मंत्री परिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती। बस यही अंतर देखना है। क्या लिखा हुआ है 163 में? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा। संविधान में लिखी स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे। और आगे लिखा हुआ है राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। बस यही अंतर है दोनों में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करें आर्टिकल 164 के बारे में। जो बात 164 में लिखी हुई है वही बात इधर केंद्र में 75 में लिखी हुई है। अब जो है 164 में और 75 में क्या बात करनी है? केंद्र के संबंध में हमें देखना है, केंद्र के संबंध में आर्टिकल 75 देखना है, और राज्य के संबंध में हमें आर्टिकल 164 देखना है। यहाँ अंतर क्या है दोनों में? बस यही देखना है। इसी से हमारे आंसर सभी होंगे पेपर में, जो भी क्वेश्चन बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है 75 में। और यहाँ ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आर्टिकल 75 में? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री के कहे अनुसार राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है 75 में। लेकिन हम राज्य सरकार के बारे में समझें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में समझें, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि गवर्नर राज्यपाल
सीएम की नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। किस आर्टिकल में लिखा है? 164 में। और यही लिखा है सीएम के कहे अनुसार, सीएम के कहे अनुसार गवर्नर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सीएम बात लिखी हुई है। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। वही बात सेम आर्टिकल 164 में लिखी हुई है। गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा, सीएम के कहने पर गवर्नर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये बात तो लगभग सेम है दोनों में, लेकिन अंतर क्या है? आर्टिकल 164 के अनुसार, आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल तीन राज्य में एक एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता था। अब आर्टिकल 164 के अनुसार तीन राज्य वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उड़ीसा, जिसे ओडिशा कहा जाता है। एक था आपका मध्य प्रदेश, और एक था आपका बिहार। यानी प्रारंभ में क्या लिखा हुआ था आर्टिकल 164 में कि राज्यपाल तीन राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन ऐसी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है केंद्र में। तो ये भी एक दोनों में असमानता दिखाई दे रही है कि इसके अनुसार भी हम राज्यपाल में थोड़ी पावर ज़्यादा समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। ये आज के बाद आप कहना भूल जाना कि केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। ऐसा नहीं होता, हम अंतर दिखाते चल रहे हैं दोनों में। यहाँ ये बात तो सेम है, लेकिन आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल तीन राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा, और वो राज्य कौन है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश का और बिहार का सन 2000 में क्या हो गया? इन दो राज्यों का विभाजन हो गया। इनमें से एक एक राज्य और बने। बिहार टूटा तो बिहार एक तो बना झारखंड और एक खुद था बिहार। और ये मध्य प्रदेश टूटा तो यहाँ दो राज्य बने। एक तो बना था आपका छत्तीसगढ़ और एक बना था खुद एमपी। ये इस तरीके से बने। तो ऐसा क्या हुआ कि ये दो राज्य अलग अलग हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, सन 2000 में तीन राज्य टूटे थे। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ। जैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ, अब हमारे पास यहाँ राज्य कई दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया 94वां। संविधान में संशोधन किया 94वां। जैसे ही संविधान में संशोधन किया 94वां 1997 में, और 94वां संविधान संशोधन करके यहाँ से बिहार शब्द को हटा दिया। बिहार शब्द को हटा दिया कब? 1994 में। 1997 में 94वां संविधान संशोधन करके। आज वर्तमान में ये है कि एक तो राज्य है उड़ीसा, जिसे ओडिशा कहते हैं, और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। तीसरा जो राज्य है वो है झारखंड, और जो चौथा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। यानी वर्तमान में ये स्थिति है कि राज्यपाल इन चार राज्यों में
जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन प्रारंभ में कितने राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता था? एक तो उड़ीसा था, एक मध्य प्रदेश और एक बिहार। लेकिन जैसे ही बिहार और मध्य प्रदेश दो अलग राज्यों में टूटे तो यहाँ से बिहार शब्द को हटा दिया। जब बिहार शब्द को हटा दिया तो बिहार की जगह पे कौन सा है? झारखंड। अब आप कहोगे कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ, जबकि झारखंड को नहीं हटाया और बिहार को हटा दिया, जबकि हटाना चाहिए इधर से एमपी भी था जब नए राज्य ये जुड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दें कि बिहार जो टूटा था वो दो जातियों के आधार पे, एक तो जनजातीय के आधार पे और एक गैर जनजातीय के आधार पे। तो जो जनजातीय के आधार पर अलग राज्य बना वो था झारखंड। तो जब बिहार में जनजाति नहीं होंगी तो वहाँ जनजातीय मंत्री की नियुक्ति होके करेगी क्या? किसकी नियुक्ति होगी वहाँ? कौन जनजातीय व्यक्ति मंत्री बनेगा? ऐसी स्थिति में आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया। 94वां संविधान संशोधन 1997, और जैसे ही संविधान में संशोधन हुआ 1997 नहीं सॉरी 2007 में संशोधन किया, और 2007 में संशोधन करके यहाँ पर एक नए राज्य दिखाई देने लगे, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। इधर राष्ट्रपति के पास नहीं है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राज्यपाल इनमें से किस राज्य में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति नहीं करता? अब उसमें से राज्य अलग रख देगा एक और 3 इनमें से रख देगा। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल किस आर्टिकल के अनुसार राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल कौन सा होगा? 164। अब हम इसके बाद में बात करें जो आगे आर्टिकल दे रखे हैं। आप मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे के आर्टिकल 165 की। ये जो संविधान का आर्टिकल 165 है वो किसके संबंध में बात करता है? मेरे प्यारे दोस्तों जिस तरीके से हमने केंद्र में महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से हमें यहाँ पर अब महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना है। महाधिवक्ता यानी संविधान का जो आर्टिकल है 165 यहाँ पर महाधिवक्ता की बात करता है, एडवोकेट जनरल की बात करता है। यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है कि जो महाधिवक्ता होगा उसकी नियुक्ति उसको शपथ और उसका कार्यकाल ये सब कौन निर्धारित करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल, यानी लिखा हुआ आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलाएगा और राज्यपाल के अनुसार ही महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा। यानी किस पे रहेगा? प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपने सुना है, मैंने पढ़ाया है राज्यपाल के बारे में। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और भले उसकी नियुक्ति करता है लेकिन कार्यकाल कितना उसका? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब राज्यपाल है तो राज्यपाल के भी प्रसाद पर्यंत कौन है? महाधिवक्ता। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, क्या राज्यपाल खुद प्रसाद पर्यंत है? क्या उसका भी कोई प्रसाद पर्यंत है? कौन है? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलाएगा और महाधिवक्ता को प्रसाद पर्यंत पद तक कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम आगे बात करें
आर्टिकल 166 की। जो बात आर्टिकल 166 में लिखी हुई है वही बात केंद्र के संबंध में आर्टिकल 77 में लिखी हुई है। यानी जो बात केंद्र के संबंध में आर्टिकल 77 में लिखी हुई है और वही बात राज्य के संबंध में आर्टिकल 166 में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है 77 में? मेरे प्यारे दोस्तों 77 में लिखा हुआ है केंद्र के देश के सभी कार्य, यानी देश में सभी कार्य जितने भी कार्य होंगे सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? देश में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? राज्य में सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? राज्य में सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और इसी आर्टिकल में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? मंत्रियों के बीच मंत्रियों के विभागों के बीच मंत्रियों के विभागों के बीच कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके से केंद्र में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर, केंद्र में उनको शपथ दिलाते हैं, उनके विभागों का बंटवारा नहीं करते, लेकिन विभागों के बीच में कार्य आवंटन जो होते हैं उनके नियम प्रक्रिया बनाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 166 में लिखा हुआ है, राज्य में जो भी कार्य होगा सब राज्यपाल के नाम से होगा। राज्यपाल मंत्रियों के विभागों के बीच में जो कार्य आवंटन के नियम है वो बनाएंगे। और यहाँ जो लिखा हुआ है आर्टिकल 78 में, वो यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 167 में। यानी जो बात 77 में लिखी है वो बात 166 में राज्य के संबंध में लिखी है। यहाँ जो बात 78 में लिखी है केंद्र के संबंध में, वही बात यहाँ लिखी हुई है 167 में राज्य के संबंध में। यानी यहाँ राष्ट्रपति के संबंध में या राज्यपाल, यहाँ राष्ट्रपति के संबंध में या राज्यपाल। यहाँ 167 में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ 78 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश में शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी कर सकते हैं। कैसा शासन चल रहा है, प्रशासन कैसा चल रहा है। वही सेम बात यहाँ आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य में प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में चल क्या रहा है ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 167 में। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, मंत्रियों को शपथ भी दिलाते हैं। मंत्रियों को जब शपथ दिलाते हैं तो सभी मंत्री नहीं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या लिखा हुआ है? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी इसका मतलब यह है राज्यपाल किसी भी मंत्री को सस्पेंड कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल मंत्रियों के बीच में, विभागों के बीच में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं। आप मंत्रियों से 4 प्रकार के क्वेश्चन, 4 लाइनें याद रखो। राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल मंत्रियों के विभागों के बीच में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं, और राज्यपाल किसी भी मंत्री को सस्पेंड कर सकते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, अलग अलग टाइप के बनते हैं, लेकिन
राज्यपाल मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा नहीं करते। जो बात उधर लिखी है वही बात इधर लिखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी आर्टिकल आपकी समझ में आए होंगे। आगे इन आर्टिकल से भी अलावा हमें कल व्यवस्थापिका शक्ति पढ़नी है, फिर न्यायपालिका शक्ति पढ़नी है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, आपने सुना होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, आपने सुना होगा राज्य विश्वविद्यालय के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, इनकी स्थापना संसद के बनाए गए कानून के द्वारा होती है। यानी संसद के कानून के द्वारा जिन विद्यालयों की स्थापना हुई है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, और एक होते हैं राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय यानी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधानमंडल कानून बना करके करते हैं। और एक होता है विधि विश्वविद्यालय, एक ये होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनेंगे कि केंद्र में एक होता है चांसलर और एक होता है वाइस चांसलर। एक होता है चांसलर, एक होता है वाइस चांसलर। चांसलर बोलते हैं कुलाधिपति, और वाइस चांसलर होता है कुलपति। वैसे ही सेम राज्य में होता है कुलाधिपति और यहाँ जो वीसी होता है वो होता है वाइस चांसलर कुलपति। अब ये क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विधि विश्वविद्यालय के संबंध में एक चांसलर होता है जिसे बोलते हैं कुलाधिपति, और एक होता है वीसी वाइस चांसलर कुलपति। ये तीनों के संबंध में हमने देख लिया। यहां कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति। केंद्र में कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य में कुलाधिपति होता है राज्यपाल। और यहां विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है जिस राज्य में विधि विश्वविद्यालय, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? चीफ जस्टिस यानी सीजे। चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। यहां लिख दें मुख्य न्यायाधीश। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं राष्ट्रपति, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और इधर विधि विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं, जिस राज्य में विधि विश्वविद्यालय, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसके कुलाधिपति होते हैं। अब कुलपति कौन होता है? वाइस चांसलर। मेरे प्यारे दोस्तों, कुलाधिपति करता है कुलपति की नियुक्ति, यहाँ कुलाधिपति करता है कुलपति की नियुक्ति, और यहाँ कुलाधिपति करता है कुलपति की नियुक्ति। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो फिर हमारा आंसर राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय की बात चल रही है। तो राज्य विश्वविद्यालय कोई भी हो, उसका कुलाधिपति उस राज्य का राज्यपाल होता है, और उसका विश्वविद्यालय का कुलपति उस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति करता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं हम। जब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं तो कार्यपालिका शक्ति में हम कार्य पढ़ रहे हैं। कार्य क्या है राज्यपाल के? तो राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वो ही राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।